हेल्थ इंश्योरेंस सिस्टम गाड़ियाँ बदली हैं सिर्फ इसलिए कि एमएनए बन गया। की पुरानी अजनाला रोड है, इसकी सिग्निफिकेंस अब पाकिस्तान का मुस्तकबिल सिर्फ आई थी। इसको एमएनआर मेंटेनेंस एंड रिपेयर के बलवाल को जिला बनवा सकते। जब डीपीओ और डीसीओ पैसे दे के लगेंगे, मैं एक आम सा आदमी यहाँ पे लोगों के जो मामू थे उन्होंने ईओबीआई वाला प्रोजेक्ट मरी जैसे और तलागंग जैसे ज़िले मुझे हराने के लिए जब इस इलाके के तमाम बड़े ख़ानदान ने शहबाज शरीफ की कमिटमेंट की नेगलिजेंस और क्रिमिनल नेगलिजेंस है। चंद सियासी लोगों ने भी स्टे ऑर्डर्स लिए। मुल्क पाकिस्तान की तरक्की और सलामती चाहने वालों को मेरा सलामती भरा सलाम। मैं हूं अलीज़र तारड़ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहे हैं मुल्क पाकिस्तान में तनाव बढ़ता जा रहा है। हर उम्मीदवार अपने हलके में अवाम के पास बार बार जा रहा है और हलके की अवाम को अपने तरक्याती काम और गुज़िश्ता कारकर्दगी बता रहा है और इसके साथ साथ आइंदा वादे भी कर रहा है और अवाम भी अपने उस उम्मीदवार के साथ शिकायत और आइंदा का लाएअमल तय कर रहे हैं। आज इसी सिलसिले में हम मौजूद हैं ज़िला सरगोदा हल्का NA 82 में जनाब डॉक्टर मुख्तार अहमद भरत के साथ। डॉक्टर मुख्तार अहमद भरत 2018 में भी नून लीग के टिकट पर MNA मुंतखब हो चुके हैं, तो आइए इनसे हम गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमारे लिए अपना कीमती वक्त निकाला। नहीं, आपकी मेहरबानी, आपने मौका दिया कि मैं अपनी आवाज़ अपने हल्के के लोगों तक पहुंचा सकूं। थैंक यू वेरी मच जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि आप दूसरी मर्तबा नून लीग के नामजद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरे हैं, तो क्या अवाम का आप पर एतबार, आपको दोबारा एक तगड़े उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा है, तो इसकी क्या कोई ख़ास वजह है, ये बताएं हमें। मेरा ख्याल है कि जी लोगों को, हमारे इलाके नहीं पूरे पाकिस्तान के लोगों ने एक चीज़ देख ली है और उस चीज़ का बार बार मैं यादा भी करता हूँ कि लोगों के जहन में ये बात है कि जो बंदा अपनी पार्टी, अपने कायद के साथ वफा नहीं कर सकता, वो अपनी आवाम के साथ भी वफा नहीं कर सकता। और यहाँ पे जो पार्टियाँ चेंज होती रही और जिस तरीके से लोगों ने अपनी वफादारियाँ बदली हैं सिर्फ इसलिए कि MNA बन जाए, फलां बन जाए, वो चीज़ें आवाम के सामने हैं। अगर मुझे समझते हैं कि मैं कोई बेहतर कैंडिडेट हूँ तो मेरी तो उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं, मैं समझता कि मेरी क्वालिटी है, सिर्फ इसका अल्लाह ताला का एक करम है। दूसरा मैं समझता हूँ कि मैं अपने कायद के साथ खड़ा रहा हूँ, शायद इस चीज़ को लोग कदर की निगाह से देखते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि नून लीग भी इमरान खान की हुकूमत के आने पर उन पे ये वार करती रही है कि वो उनके बनाए गए मंसूबों पे फीते काटते हैं, और यही कुछ हुआ हमारे हलके में भी। अजनाला रोड पे काफ़ी लोगों ने सियासत की, तो आप बताएं अजनाला रोड में किसका ज़्यादा किरदार है, आप इसके बारे में क्या कहेंगे। किरदार वाली बात ही नहीं है इसके अंदर। सिंपल ये हुआ, 2020 के अंदर एक प्रोजेक्ट फाइनलाइज हुआ अजनाला रोड के हवाले से, सरगोदा के हवाले से, जो 20 साल का यहाँ पे इशू था। वो अपना था, आपका सालम से स्टार्ट होना था और सरगोदा जाना था, बारास्ता नहर डबल सड़क थी। उसके दरमियान चंद एक दोस्तों ने हम शोर डाला कि नहीं जी, पुरानी अजनाला रोड को इग्नोर किया जा रहा है, जो नई रोड बन रही है। मेरे पास भी अजनाला रोड के मुख्तलिफ चकूक से मेरे भी चंद एक दोस्त आए, उन्होंने कहा कि जी हम एहतजाज करना चाहते हैं, आप अपोजिशन में, आप हमारा साथ दें। उनको मैंने समझाया कि जब एक गवर्नमेंट के अंदर कोई प्रोजेक्ट आ जाता है उसको रोका नहीं जाता, उस प्रोजेक्ट को करने दें, वहाँ पे भी लोग बसते हैं, एक नया रूट बन जाएगा। और ये जो आपकी पुरानी अजनाला रोड है, इसकी सिग्निफिकेंस कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती, इसकी इंपॉर्टेंस भी रहेगी। सारी फैक्ट्रियाँ, जितनी सिट्रस की प्रोसेसिंग हैं प्लांट्स, वो इस पे हैं, जितने चकूक के मेन रस्ते हैं वो इस पे हैं। ये जो भी गवर्नमेंट आएगी वो होगी, लेकिन उसके अंदर हमारे चंद सियासी लोगों ने भी स्टे ऑर्डर्स लिए और इसको एक सियासी इशू बना के तकरीबन 2 बिलियन रुपीज़ जो है वो सरेंडर हुआ। जब पब्लिक मनी का सरेंडर होने का मतलब ये है कि इससे बड़ी कोई नेगलिजेंस और क्रिमिनल नेगलिजेंस है उस वक्त की हुकूमत वक्त की, कि आपको लोगों ने पैसे दिए कि आप लोगों की फलाह बहबूद के लिए ख़र्च करें और आपसे अगर वो ख़र्च नहीं हो रहे तो आप नाकाम हो गए। और हुकूमत का कोई काम नहीं होता सिवाय इसके कि टैक्स इकट्ठा करे और आवाम के फलाह के मंसूबे बनाए। सबसे प्राइमरी ये चीज़ होती है। और आपने एक मंसूबा बनाया और आप उस पर एक्सपेंडिचर यूटिलाइजेशन नहीं कर सके फंड्स की, तो ये बहुत बड़ा क्रिमिनल नेगलिजेंस। इसी असना में पंजाब के अंदर जो मुस्लिम लीग काफ और PTI की गवर्नमेंट थी, उन्होंने रिज़ाइन किया, नया सेटअप आया। नए सेटअप आने के बाद चंद एक अपने जो थे लोग हमारे जानने वाले, हमने वहाँ से ये प्रोजेक्ट को उठाया कि पुरानी जो है MNR के हवाले से, मेंटेनेंस एंड रिपेयर के हवाले से, जो पुरानी अजनाला रोड है,
इस प्रोजेक्ट को ना डिस्टर्ब किया जाए, इसको एज इट इज़ फेडरल फंडेड प्रोजेक्ट रहने दिया जाए जो नहर पे है, और जो पुरानी अजनाला रोड है उसको MNR मेंटेनेंस एंड रिपेयर के जो होते हैं हेड, उसके अंदर से इसको रिपेयर किया जाए। जो पहला इसका तखमीना लगा तकरीबन 2.5 बिलियन रुपीज़ का लगा, फिर उसको हमने थोड़ा सा कट टू शॉर्ट करते करते, क्योंकि इतने बड़ा प्रोजेक्ट के लिए पंजाब ने हमें पैसे देने से इनकार कर दिया, फिर ये 1 तकरीबन 1.23 करोड़ रुपए का ये मंसूबा बना। उस मंसूबे का जो टेंडर हुआ 1.13 करोड़ का हुआ। जिस बंदे से बात जो था, जब हमें पहली दफ़ा मैं एज MNA गया, वहाँ पे ब्रीफिंग हुई हमारी CNW डिपार्टमेंट के अंदर, तो मैंने उससे यही बात की कि देखो बात ये है कि आपको कोई बंदा ये नहीं कहेगा कि एक आना भी इसके अंदर किसी को देना है, हमें सड़क की क्वालिटी भी चाहिए, और सबसे ज़रूरी है कि लोग बड़े तंग हैं, हमें टाइम पे चाहिए। उसने वहाँ पे हमारे से वादा किया कि 31 दिसंबर को हम ये सड़क आपको कंप्लीट देंगे, और आप देखें कि वो मेरा ख्याल है कोई अगस्त के एंड की बात थी कि 1 सितंबर से शुरू करेगा और 31 दिसंबर से पहले ये मुकम्मल करेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने मेरे से एक वादा लिया कि जहाँ हमें फंडिंग का इशू होगा वो आप इसको रिजॉल्व कराएंगे। अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसका फंडिंग का इशू जब भी हुआ उसके लिए अपनी तगोदो की कोशिश की, और ये समझ के हमने अपना वादा निभाया, और अल्हम्दुलिल्लाह उसने अपना वादा निभाया। आज जो शख्स जो मर्ज़ी कहता रहे, मैं समझता हूँ मैं MNA छोड़ के अगर वफाकी वज़ीर भी होता तो इस प्रोजेक्ट को लाना मेरे लिए तकरीबन नामुमकिन था, अगर चंद एक और वजूहात ना होती जिसकी बुनियाद पे ये प्रोजेक्ट पास हुआ। और अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जो इस प्रोजेक्ट को लेकर आप पर ज़ाती हमले भी करते हैं, जो कि अलल ऐलान अवाम में कहते हैं कि आपके गालबन मामू जान सेक्रेटरी हैं, शायद कुछ इस तरह की बातें, तो उन लोगों को आप क्या कहेंगे? अवाम का प्रोजेक्ट है लेकिन ज़ाती हमले। देखिए बात ये है कि मैंने एक ज़ाती प्रोजेक्ट, देखिए यहाँ पे लोगों के जो मामू थे उन्होंने EOBI वाला प्रोजेक्ट सारा आपके सामने है, वो भी किसी के मामू थे ना जी ठीक है ना। मैं अल्लाह का शुक्र है अगर मैं अपने उनके पास गया हूँ, मैंने ये तो नहीं कहा कि मुझे कोई ज़ाती परमिट दें, कोई मुझे ज़ाती फ़ायदा दें। मैं अपने इलाके के एक ऐसे प्रोजेक्ट के लिए गया हूँ, और इस प्रोजेक्ट के हवाले से दिल में बड़ी तमन्ना भी थी। जब ब्रिगेडियर गुलाम हुसैन चीमा साहब के बेटे की वफ़ात हुई और वो ईद वाले दिन प्रॉपर टाइम पे नहीं पहुंच सके, अजनाला रोड ख़राब होने की वजह से, मैं उनके फातह खानी की वजह से गया, तो उनके लवाहिकीन जो वहाँ पे थे, जब उन्होंने इस बात का जिक्र किया तो उस दिन अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह ताला इसका कोई हल निकाल। और जो भी अल्लाह ताला का शुक्र है कि वसीला मैं बना, लेकिन मैं ये कहूँ कि सारी काविश मेरी, इसमें तमाम लोगों की दुआएं शामिल हैं, वो आहें शामिल हैं, वो सिस्कियाँ शामिल हैं, जो रोज़ तालिब इल्म जाते हैं, जो रोज़ इलाज के लिए लोग जाते हैं, जो रोज़ अपने कारोबार के लिए लोग जाते हैं, सब की भी है। अच्छा डॉक्टर साहब, लोगों की इसी तरह दुआओं को आगे लेके चलते हैं कि इलाके में अमन व अमान की सूरत हाल इंतहाई बिगड़ चुकी है, आए रोज़ कत्ल गारत और डकैतियाँ हो रही हैं, तो अगर आप मुंतखब होते हैं तो आपका इस हवाले से, इस बुनियादी हक के हवाले से क्या सोच रखते हैं आप? कभी आपने ये सोचा है कि हालात इस तरह के क्यों हुए? कभी इसके बारे में भी सोचें। ये हालात यहाँ पे इस वजह से हुए हैं कि जब DPO और DCO पैसे दे के लगेंगे, और जब आपके थानों में SHO 3-3 महीने के पैसे DPOs को जमा करा के करेंगे, तो फिर इंसाफ की यही हालत होगी। शहबाज शरीफ पे जो मर्जी लोग इतराज़ करें, शहबाज शरीफ ने कभी DPO और DC और कभी थाने बिकने नहीं दिए थे, और कभी उसको पता भी चला है कि ये थाना बिक रहे हैं, इस तरह कर रहे हैं, उसने पूरा एक्शन लिया। 4 साल इस पंजाब के थाने बिकते रहे, जुल्म यहाँ पे जो है ना, मतलब मजलूम कोई बात सुनने को कोई तैयार नहीं था। तो ये सारी चीज़ें, उम्मीद है अल्लाह ताला खैर करेगा। जब आप इंसाफ के साथ चलेंगे, हक के साथ चलेंगे, तो अपने आप जो है नाइंसाफ़ी भी ख़त्म होगी और ना हक भी ख़त्म होगा। अच्छा, आपने शहबाज शरीफ की कमिटमेंट की बात की, और आपने भी असम्बली में ज़िला बलवाल की बात की जाए, इसको ज़िला बनवाने की बात की जाए, तो आपने दबंग और अलल ऐलान कहा कि अगर इसको ज़िला ना बनवाया गया, जब जनूबी पंजाब को सूबा बनाने की बात हो रही थी, तो शहबाज शरीफ ने इधर आके ऐलान भी किया एक मरतबा कि हम इसको ज़िला बनवाएंगे, और अगर इस दफ़ा आप मुंतखब हो गए, अवाम ने आपको इज़्ज़त और वोट से नवाजा, तो क्या इस दफ़ा बलवाल को ज़िला बनवा सकेंगे? इंशाअल्लाह, मुझे अल्लाह के दर पे उम्मीद है। हमारा काम है नेक नीयती से कोशिश करना, होना ना होना मेरे अल्लाह का काम है। और शहबाज शरीफ का वादा बिल्कुल मेरे पास मेरे फ़ोन में ही आया है, मियाँ साहब को मैंने दिखाया भी था, और जब वो वज़ीर आला हमज़ा शहबाज साहब बने थे, मैं शहबाज साहब वज़ीर आज़म थे, मैंने उनको जाके वो क्लिप भी दिखाया था, और उन्होंने उस टाइम अपने सेक्रेटरी नबील अवान साहब के ज़िम्मे लगाया था। आपको याद होगा सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने पूरी फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी उसकी तैयार की थी, उसका तमाम काम मुकम्मल है, ग्राउंड वर्क। और मैं समझता हूँ कि अब अगर जब मरी जैसे और तलागंग जैसे ज़िले बन गए हैं,
تو بھلوال کا ضلع نہ بننا بھلوال کی عوام کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے، اور اس کے حوالے سے اپنا پورا کردار ادا کریں گے. ہمارا حق بنتا ہے، اس حق کے لیے لڑنا، جدوجہد کرنا ہمارا پہ فرض ہے، اور انشاءاللہ ادا کریں گے. باقی جو میرے اللہ کا حکم. 2-3 بڑے مد مقابل خاندان وہ آپ کے خلاف اکٹھے ہوئے ہیں، اور آپ ایک تگڑے امیدوار بھی یقیناً ہیں، تبھی یہ سب باتیں ہو رہی ہیں. تو آپ ان چیزوں کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا آپ کو اپنی عوام پہ بھروسہ ہے کہ وہ آپ کو ایوانہ بالا تک پہنچائیں گے؟ اللہ پہ بھروسہ ہے جی. اللہ لوگوں کے دلوں پہ، عوام سے یقیناً اللہ کرے گا تو عوام کے دل پھیریں گے. باقی مجھے اپنے اللہ پہ پورا بھروسہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا. عوام جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون سے محبت کرنے والی ہے. آثار بہتر نظر آ رہے ہیں. آپ بھی حلقے میں ہوتے ہیں، آپ کا اپنا ایک اثر و رسوخ حلقہ باب ہے، آپ کے سامنے بھی چیزیں ہوں گی. باقی کوشش، ہمت، محنت کرنا ہمارا کام ہے. اور یہ جو خاندان اکٹھے ہوئے، میں ہر جگہ پہ یہی کہتا ہوں کہ بیشک میری سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ میں ایک عام سا آدمی، اور مجھے اللہ تعالیٰ 20 سال اسمبلی میں رکھا، اور آج مجھے ہرانے کے لیے جب اس علاقے کے تمام بڑے خاندان اکٹھے ہو گئے، ان کا سنگل پوائنٹ ایجنڈا کہ اس خاندان کو ہرانا ہے یا مسلم لیگ نون کو ہرانا ہے یہاں سے، میں سمجھتا ہوں یہ بھی بہت بڑی میرے اللہ کا کرم ہے. باقی ہار جیت الیکشن کا حصہ ہے، کوئی جیتتا ہے کوئی ہارتا ہے، اس کے اندر تو کوئی نہیں ہے. ہمارا کام کوشش کرنا ہے، وہ ہم کر رہے ہیں. صحت اور تعلیم بنیادی حقوق ہیں، اس کے متعلق آپ نے اپنے گزشتہ دور میں کیا کامیابیاں سمیٹیں، اور آئندہ کے لیے آپ کا کیا لائحہ عمل ہے؟ کوئی نہیں، بالکل. میں تو اس سسٹم جو ہے اپنا، جو میری کوشش ہے کہ جب تک اس ملک کے اندر یکساں نصاب کا تعلیمی نصاب کا نظام نہیں آئے گا، تب تک آپ ایجوکیشن کو نہیں کر سکتے. باقی جو ہم پڑھا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں بہت سب سٹینڈرڈ ہے ہمارا جو ہے. اور سیکنڈلی اب پاکستان کا مستقبل صرف آئی ٹی ہے اور ایگریکلچر، یہ دو ہی ایسے شعبے ہیں جہاں سے پاکستان نے ترقی کرنی ہے. وے فارورڈ ہے پاکستان کا. اگر ان دو طرف کے حوالے سے ٹیکنیکل ایجوکیشن اور بیسک ایجوکیشن کو ملا کے جب تک نہیں کیا جائے گا، اس ایجوکیشن کا ماسٹرز بنا لینا کہ ایم اے انگلش، ایم اے اردو، ایم اے اسلامیات کرنا ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ بہت ضروری ہیں، لیکن آپ کو ساتھ ٹیکنیکل ہونا بہت ضروری ہے. سیکنڈلی جو معاملات ہیں صحت کے حوالے سے، وہ ہیلتھ انشورنس کا جو سارا سسٹم ہے اس کو ریویمپ کرنا ہے. بہت جلدی میں بڑا عجیب سا سسٹم بنایا گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب ٹائم ہے کہ اس کو پراپر جو لوگ ہیں جو ہیلتھ کو سمجھتے ہیں ان کو بیٹھ کے ایک ایسا ہیلتھ سسٹم، انشورنس سسٹم بنانا چاہیے جس میں غریب کو 100% ہو، اور جو آپ کا کھاتا پیتا طبقہ اس کو 50% کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. سارا 100% ایک پورے صوبے کے پیسے دے دینا بہت بڑی زیادتی ہے. اس چیز کے حوالے سے یہ ساری معاملات دیکھنے اور کرنا میرا خیال ہے اب ٹائم ہے. اس کے حوالے سے کوشش بھی کریں گے، آواز بھی اٹھائیں گے کہ ہیلتھ انشورنس سسٹم پہ اپنی زیادہ فوکس کیا جائے، اور اپنے ہاسپٹلس کو اس ہیلتھ انشورنس کے حوالے سے جو پیسے کمائیں اپنی ان کے تھرو اپ گریڈیشن کیجیے. چلیں، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. بہت شکریہ جی.